सो टुडेज चैप्टर इज वुमेन एंड रिफॉर्म। तो महिलाओं के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आया, यानी कि उनका जो रोल था भारतीय सोसाइटी के अंदर वो कैसे बदला। अर्लियर वी ऑल हैव स्टडीड दैट वुमेन जो है उनको एक जस्ट एक घरेलू या घर काम करने वाली महिला, एक हाउसवाइफ के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज हम देखते हैं द वुमेन दे आर ऑल्सो एजुकेटेड, दे आर इन डिफरेंट फील्ड्स एंड दे हैव अटेंड मैनी हाई पोस्ट ऑल्सो। सो इसमें उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये रिफॉर्मेशन हुआ। सो पहले अंडरस्टैंडिंग स्किल्स देखेंगे। In the 19th century, the introduction of Western education triggered a wave of changes in the Indian society. तो 19वीं सदी के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन, जो वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आया, वो एजुकेशन जब भारत में आई, खासकर इंग्लिश की बात करें तो इससे बहुत सारे बदलाव भारतीय सोसाइटी में हुए। However, the state of Indian women was miserable and pathetic. लेकिन इसके बावजूद भारत में महिलाओं की स्थिति जो थी बहुत ही दयनीय थी और महिलाएं इस दौरान भी एजुकेशन को ज़्यादा एक्सेस नहीं कर पा रही थी। उनको एजुकेशन का पूरा भरपूर फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था। उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी हमारी सोसाइटी के अंदर, और कह सकते हैं कि उनके जीवन पर पूरा अधिकार था ही नहीं। जैसे महिलाओं के द्वारा ना ही कोई घर का डिसीजन लिया जाता था, ना ही उनके अपनी मर्जी से उनको कुछ करने की इजाज़त होती थी। सब चीज़ें जो थी घर के मुखिया पुरुषों के ऊपर ही उनको पूरे तरीके से डिपेंड रहना पड़ता था। उनको बचपन में ही ब्याह दिया जाता था, यानी कि कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी, और फिर पुरुष जो थे वो एक डिक्टेटर्स की तरह उनके जीवन पर राज करते थे, रूल करते थे, यानी कि हर एक अपना डिसीजन उनके ऊपर थोप देते थे। तो इसके साथ साथ ये भी देखा जा सकता है कि बहुत सारी सोशल इविल्स का भी वो शिकार होती थी, सामाजिक कुरीतियों का बहुत वो शिकार होती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और कुछ बुद्धिजीवी लोगों के कंट्रीब्यूशन के साथ और कुछ धीरे धीरे समाज में लोगों की सोच बदलने लगी, जिस कारण से बहुत सारे बदलाव आए महिलाओं के जीवन के अंदर। अब ये कौन कौन सी कुरीतियाँ थी जो कि 18वीं सदी में महिलाएं जिससे पीड़ित थी, उसके बारे में यहाँ पहले हम जानेंगे, और फिर कैसे उससे हमको छुटकारा मिला, महिलाएं जो थी वो कैसे उससे उभर पाई, वो भी पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा स्टेटस ऑफ इंडियन वुमन। Indian women had been a subordinate status to men for centuries. In the 19th century, Hindu society was strictly divided along caste lines. तो महिलाएं जो थी वो हमेशा से ही कई सदियों से पुरुषों के मुकाबले काफ़ी नीचे दर्जे से देखा जाता है उनको, और 19वीं सदी के अंदर भारत की हिंदू सोसाइटी, जो हमारी हिंदू सोसाइटी है, उसके हिसाब से हमारा जो डिवीज़न था वो टोटली कास्ट बेस्ड था। हम जानते हैं कि कास्ट के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रियाज एट्सेट्रा एट्सेट्रा इस तरीके से बांटा गया था। अपर कास्ट, द फेट ऑफ वुमेन डिपेंडेड ऑन द कास्ट दे बिलोंग टू। अब महिलाओं का जब पूरी सोसाइटी के ऊपर जब कास्ट सिस्टम का दबदबा था, कास्ट का जब प्रभाव था, तो ऐसे में महिलाएं इससे अछूती कैसे रह सकती थी। तो महिलाओं का जो जीवन था, उनका जो फेट था, उनकी जो किस्मत थी, वो डिपेंड होती थी कि वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करती हैं। अपर कास्ट एंड अपर क्लास वुमेन वर स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू देयर होम्स। अपर कास्ट की जो महिलाएं थी वो टोटली अपने घर के अंदर ही रहती थी, बंद एक तरह से, जैसे कि कैद रखा जाता है, इसी प्रकार से। पीजेंट वुमेन एंड पुअर वुमेन हैड अ लिटिल मोर फ्रीडम टू गो आउट एंड वर्क। अब हाई क्लास महिलाएं जो थी उनको घर के अंदर ही, यानी कि टोटली पर्दा सिस्टम में रखा जाता था, टोटली वो घरों में रहती थी, ना ही उनको घर से बाहर निकलने की इजाज़त थी, और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थी उनके ऊपर। वहीं पीजेंट वुमेन्स और पुअर वुमेन की बात करें, जो पीजेंट्स होते हैं किसान महिलाएं, और पुअर जो महिलाएं थी जिनको डेली वेजेस पे काम करना पड़ता था, वो जो थी उनको थोड़ा फ्रीडम था। फ्रीडम भी इसलिए ताकि वो बाहर जाकर काम कर कुछ कमा कर ला सकें। अपर क्लास वुमेन ऑब्जर्व्ड पर्दा। Muslim women were also secluded by the Parda system. Both Hindu and Muslim women were denied education, did not have equal rights to inherit property, and were financially dependent on their male relatives all their lives. Even upper class की महिलाएं जो थी
उनको पर्दे में रहना पड़ता था, और मुस्लिम महिलाएं तो जैसे बुर्का हम देखते हैं वो पहनती हैं, तो उसी प्रकार पर्दे में वो रहती थी। तो मुस्लिम और हिंदू महिलाएं दोनों ही जो थी उनको एजुकेशन डिनाई किया गया था, यानी कि उनको पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं थी, और ना ही उनको इक्वल राइट्स मिलते थे, पूरा अधिकार मिलता था प्रॉपर्टी के अंदर। और वो फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट थी मेल रिलेटिव्स के ऊपर, यानी उनके जो मेल रिलेटिव्स थे वो उनके ऊपर डिपेंडेंट रहती थी। चाइल्ड मैरिज वॉज वाइड स्प्रेड, ऑफन गर्ल्स वर मैरिड ऑफ एट द एज ऑफ 8 to 10 years टू मैन हु वर यूजुअली मच ओल्डर टू देम। महिलाएं जो थी वो टोटली पुरुषों पे डिपेंडेंट थी, अपने पूरे जीवन के लिए वो पुरुषों पे डिपेंडेंट रहती थी, और काफ़ी कम उम्र में उनकी शादियां हो जाती थी, बचपन में, यानी कि 8 से 10 साल की उम्र में ही उनकी शादियां कर दी जाती थी। और शादी जो थी वो बहुत ही बड़ी उम्र के लोगों के साथ कर दी जाती है, जैसे बहुत सारी इंडियन मूवीज़ के अंदर भी हम देखते हैं कि लड़की की उम्र कम है और एक बूढ़े के साथ उसकी शादी की जा रही है, तो ऐसे कई हमारी मूवीज़ के अंदर भी सीन देखने को मिलते हैं। तो ये एक्चुअल में ये जो सीन क्रिएट होते हैं ये आते कहाँ से, कहीं ना कहीं रियलिटी थी कुछ समय पहले। तो उस समय पे हमारे यहाँ पर जो महिलाएं थी 8 से 10 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती थी, और शादी जो की जाती थी वो काफ़ी उम्र वाले लोगों से कर दी जाती थी। They were often widowed early because of the huge gap between them and their husbands. अब उनके और उनके पति की उम्र के बीच में जब बहुत ज़्यादा गैप होगा तो इसी कारण से वो जल्द ही बहुत ही कम उम्र में विधवा भी हो जाती थी। Widows were not allowed to remarry and their condition was miserable. अब हम जानते हैं हमारे जनरली हम आज आप जानते हैं कि आपकी मदर और आपके फादर की एज के बीच में गैप कितना होगा, 2-4 साल का, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल का गैप होगा, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन पहले बहुत ज़्यादा गैप होता था, और इस गैप के कारण ही पति की मृत्यु के बाद काफ़ी छोटी उम्र में महिला जो थी वो विधवा हो जाती थी, और विधवा होने के बाद उनको दोबारा शादी करने की इजाज़त नहीं थी, और वो पूरे तरीके से बड़ी ही दयनीय स्थिति में अपना जीवन व्यतीत करती थी। ऑन द अदर हैंड मैन वर अलाउड टू मैरी एज मैनी टाइम्स एज दे वांटेड, लेकिन उस समय हमारे यहाँ पर पॉलीगैमी सिस्टम था। पॉलीगैमी का मतलब एक ही व्यक्ति कई शादियाँ कर सकता था, तो पुरुषों को ये अधिकार था कि वो कई लड़कियों से, कई महिलाओं से शादी कर सकते थे। देयर वॉज ऑल्सो नो बार ऑन द मैरिज ऑफ विडोवर्स। पॉलीगैमी वॉज फेयरली अनकॉमन। द प्रैक्टिस ऑफ सती वेयर अ वुमन इमोलेटेड हरसेल्फ ऑन हर हस्बैंड्स फ्यूनरल पायर was also widespread in many parts of India. पॉलीगैमी जो था वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था भारतीय सोसाइटी के अंदर, और सती सिस्टम जो था वो एक बहुत ही हम कह सकते हैं बहुत ही बड़ी कुरीति थी हमारे समाज की, जिसमें महिला जब उसके पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस महिला को जिंदा उसकी पति की चिता के अंदर जला दिया जाता था। तो ये सिस्टम जो था ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था भारतीय सोसाइटी के अंदर। द लैक ऑफ education also worsened the status of women. Women were denied education as it was felt that they had no role to play in public life. महिलाएं जो थी उनकी स्थिति और दयनीय और ख़राब हो गई एजुकेशन न लेने की वजह से। महिलाओं को एजुकेशन नहीं दिया जाता था क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ये इनका कुछ लेना देना ही नहीं है पब्लिक लाइफ से, यानी कि अगर वो पढ़ेंगी तो इनको करना क्या है, इनको तो घर ही संभालना है ना, तो पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है। There was also a belief that educating women would make them neglect their household duties, making them unfit wives and mothers. और लोग ऐसा भी मानते थे कि अगर ये पढ़ लिख जाएंगी तो एजुकेटेड होने के बाद ये अपनी ड्यूटीज़ जो इनके काम हैं उनको अच्छे से नहीं कर पाएंगी, और वो एक अनफिट वाइफ्स और मदर्स, यानी कि वो अच्छी पत्नियाँ और अच्छी माएँ नहीं बन पाएंगी। Women were not allowed to participate in affairs outside the domestic real, यानी कि घर से बाहर की जो दुनिया है उसके अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, यानी कि जो भी बाहर के कार्य है वो सिर्फ पुरुष ही देखते थे, महिलाएं सिर्फ अपने घर के अंदर ही रहती थी। तो यानी कि बाहर के जीवन से बिल्कुल भी लेना देना नहीं होता था महिलाओं का। नेक्स्ट टॉपिक विल स्टडी हियर इज द वुमेन्स क्वेश्चन। कॉलोनियल रूल witnessed the growth of a new middle class of professionals. This included people who were exposed to Western education and who realized the need to eradicate these social evils. They came to the realization that reforms of Indian society would be incomplete until the cause of women was taken up. फिर भारत के ऊपर कॉलोनियल रूल आया, किसका?
ब्रिटिशर्स का, पोर्टुगीज़ का, डच लोग, ये कई लोग भारत में आए, भारत पर बिजनेस करने के लिए, भारत का व्यापार करने के लिए वो लोग आए, लेकिन फिर वो हमारे आगू बन बैठे, यानी कि हमारे ऊपर कब्जा कर कर हमारे मालिक बन बैठे। तो अंग्रेज़ों ने हम पर लगभग 200 साल रूल किया है, लेकिन उनके आने के बाद जो इंग्लिश एजुकेशन, जो वेस्टर्न एजुकेशन भारत में आई, उसके बाद हमारे लोग ये रियलाइज़ करने लगे कि ये सामाजिक कुरीतियाँ जो हैं, सोशल इविल्स जो हैं, इनको हटाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम भारतीय सोसाइटी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें महिलाओं की स्थिति को बदलना होगा, उसके बिना कोई भी बदलाव अधूरा है। Western education brought ideas like humanism, rationalism, and equality into the public consciousness. This led to a questioning of the prevailing social attitudes and customs. The British attitude of racial superiority also made many people examine the weaknesses of the Indian social structure. As the feeling of nationalism grew, many people realized that social reform had to precede political reform. The opposition to colonial rule made them feel that a society riddled with superstitions and backward practices could never hope to attain higher political ideas. Social reforms would therefore be necessary for political change. वेस्टर्न एजुकेशन के आने के साथ ही भारत के अंदर बहुत सारे नए नए आइडियाज़ भी आए, जिसमें ह्यूमनिज़म, रेशनलिज़म एंड इन इक्वालिटी, ये 3 जो आइडियाज़ थे ये भारतीय सोसाइटी के अंदर प्रचलित होने लगे और इससे लोगों के अंदर जागृति पैदा होने लगी, लोग जागने लगे, लोगों के मन में प्रश्न उठने लगे कि हमारे ये जो सोशल कस्टम्स और इविल कस्टम्स जो हैं, क्या इसके आधार पे हम अंग्रेज़ों से आज़ादी पा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश एटीट्यूड, यानी कि अंग्रेज़ जो थे वो वाइट पीपल थे, हमने देखा था, बहुत सारी मूवीज़ बनी है इसके ऊपर, हमने देखा कि अंग्रेज़ अपने आप को वाइट बोलते हैं, दे फील दैट दे आर मोर सुपीरियर दैन the black people, although black over India or even of the we can talk about the African people also, African और Indian people, यानी कि black लोगों से अपने आप को सुपीरियर मानते थे। तो ये सुपीरियरिटी जो थी, इससे भी भारतीय लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारतीय सोशल स्ट्रक्चर की कमज़ोरियाँ क्या हैं, कि ये अपने आप को सुपीरियर क्यों बता रहे हैं, अभी जब हम तो हैं इंसान ही। तो इन सब बातों के बावजूद हमारे लोग जब इसको समझ रहे थे, उसी दौरान नेशनलिज्म बढ़ने लगा, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागने लगी, जिस कारण लोग भारत देश को आज़ाद करवाने के लिए फड़फड़ाने लगे और भरसक प्रयास शुरू हो गए भारत को आज़ाद करवाने के लिए। लेकिन बुद्धिजीवी लोग ये समझ चुके थे कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के साथ साथ सोशल रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कॉलोनियल रूल, यानी कि साम्राज्यवाद, जो अंग्रेज़ जैसे भारत पर रूल कर रहे थे, तो अंग्रेज़ी रूल का अगर हम विरोध कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपनी सोसाइटी को सुपरस्टिशंस, अंधविश्वासों से मुक्त करना होगा। बैकवर्ड प्रैक्टिसेस, जो हम बहुत ही प्राचीन समय की जो चली आ रही हमारे रीति रिवाज है, उनको छोड़ना होगा और इन सब को हटाकर ही हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़कर आज़ादी पा सकते हैं। और इसी कारण से हमारे बहुत सारे नेताओं ने इस बात को पूरे तरीके से समझ लिया कि पॉलिटिकल चेंज से पहले सोशल चेंज होना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग बटे हुए थे, महिला, हमने देखा, आज हम पढ़ते हैं, महिलाओं ने भी पूरा योगदान दिया है आज़ादी में, और किस प्रकार से हमारी सोसाइटी जब भेदभाव में थी, यानी कि हम जब ऊंच नीच में फंसे हुए थे, तब हम आज़ादी नहीं पा पाए। लेकिन जब गांधी जी ने इक्वालिटी की ओर जोर दिया, महिला एजुकेशन के ऊपर जोर दिया, तब हम आज़ादी के काफ़ी करीब पहुंच गए और आज हम आज़ादी के पद पे खड़े हैं। However, the process of reform was not without its problems and complications. Reformers did not always agree amongst themselves about the right way forward. The religious orthodoxy strongly opposed any efforts towards women uplift, claiming that it would corrupt Indian culture. अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी बदलाव जब आता है वो सीधे सीधे तरीके से आ जाता है, बहुत मुश्किलें भी सामने आती है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहते हैं। तो ऐसे में रिफॉर्मर्स जो थे, हर बार वो हर एक डिसीज़न के लिए सहमत नहीं होते थे। बहुत बार उनको ये भी लगता था कि रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स, यानी कि जो हमारा धार्मिक तौर पे हम काफ़ी पुराने विचार हैं हमारे, हम धार्मिक तौर पे काफ़ी पुराने विचारों वाले, यानी कि रीति रिवाज हमारे जो सदियों से चले आ रहे हैं, आज भी वही हमारे घरों में फॉलोअप किए जाते हैं। तो ऐसे में लोग मानने लगे कि हम प्राचीन जो हमारी रीति रिवाज जो चले आ रहे हैं, जो हमारा धार्मिक जो
आस्था है, वो सब जो है उसको अगर हम महिलाओं को अपलिफ्ट कर देंगे तो इससे हमारा कल्चर जो है, ये रिच कल्चर, ये करप्ट हो जाएगा। हमारे घरों में पूजा कौन करता है? महिलाएं करती हैं। घरों के अंदर खाना बनाने का कार्य, घरों में साफ़ सफाई रखने का कार्य, ये सब कार्य जो है घरों में महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। बच्चों को अच्छी एजुकेशन, जैसे कि बहुत सारी माएँ, हमारे पुराने समय की बात की जाए तो बच्चों को धार्मिक ग्रंथ पढ़कर सुनाती थी, रामायण की कहानियाँ सुनाती थी। तो भाई हमारा कल्चर तो ख़त्म हो जाएगा जब महिलाएं पढ़ लिख जाएंगी, तो वो तो हमारे कल्चर तो ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारा कल्चर, वो हमारे कल्चर में रहकर काम ही नहीं करेंगी। दे विल गो आउट फॉर अर्निंग मनी, वो भी नौकरियां करेंगी जैसे कि आज सब कुछ हो रहा है। लेकिन upliftment was necessary. The campaign for women's rights was seen to be a result of the influence of Western ideas. तो महिलाओं को जो राइट्स दी जाती हैं, जो उनको अधिकार, जैसे पहले तो पुरुषों से कम अधिकार थे महिलाओं को, तो वुमेन्स को जो राइट दी गई है वो वेस्टर्न आइडियाज से ही प्रेरित होकर दी गई है। कुछ रिफॉर्मर्स ये भी मानते थे कि लॉज पास्ड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट वुड नॉट हेल्प इन रिमूविंग सोशल इवल्स, कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, कॉलोनियल गवर्नमेंट से यहाँ पर मतलब है अंग्रेज़ सरकार से, जो भारत पर उस समय रूल कर रही थी, तो अंग्रेज़ सरकार के द्वारा जो लॉज बनाए गए हैं, क्योंकि आपने सुना होगा राजा राम मोहन रॉय और काफ़ी सारे कुछ दूसरे हमारे समाज सुधारकों ने मिलकर वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए और सोशल इवल्स को हटाने के लिए अंग्रेज़ सरकार के सामने गुहार लगाई और काफ़ी सारी लॉज को बैन भी किया गया। इस तरह के रूल्स भी बनाए गए जो कि हमारी ऐसी सोशल इवल्स को रोक सके। They believed that only the spread of education would achieve this goal. Some wanted limited reforms only. अब लोगों का मानना था कि सिर्फ अंग्रेज सरकार अगर कुछ लॉज बना के इन चीज़ों को रोक दे, भी आज से सती प्रथा बंद है, एक एज फिक्स कर दी गई, भी महिलाओं की मैरिज की एज जितनी होनी चाहिए, बोले इससे सिर्फ कुछ नहीं होगा, लॉज बनाने से कुछ नहीं होगा, हमें सोसाइटी को एजुकेट करना होगा। आफ्टर एजुकेटिंग देम वो खुद ब खुद अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे भी थे जिनको बहुत ज़्यादा रिफॉर्मेशंस नहीं चाहिए थी, उनको कम रिफॉर्म्स चाहिए थे। सर्टन पीपल सेड दैट इंस्टेड ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्रीज women should be taught things which would be useful in running the household. Some women were not prepared for reforms while others actively opposed them. Some reformers stopped their activities due to family pressure. Others believed that the reforms were too limited in their scope and wanted more radical changes. अब देखिए, भारत एक बहुत ही बड़ा मुल्क है, ऐसे मुल्क के अंदर आप सबको सेटिस्फाई तो नहीं कर सकते हो ना। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो थे वो ऐसा मानने लगे कि महिलाओं को यूनिवर्सिटी एजुकेशन की जगह हमें, यानी कि कॉलेज डिग्रीज़ के अलावा हमें उनको वो चीज़ें सिखानी चाहिए जो उनको हाउस होल्ड यानी घर गृहस्थी चलाने में उनको हेल्पफुल हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी निकले, महिलाएं ऐसी भी निकली, कुछ लोग ऐसे भी निकले जो इसका अपोज करने लगे, बोले नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी निकले जिनको इन रिफॉर्मर्स को, यानी कि जो रिफॉर्मेशन का काम कर रहे थे, जो बदलाव लाने का काम कर रहे थे, उनको अपना काम बीच में ही रोकना पड़ा फैमिली प्रेशर की वजह से। फैमिली से प्रेशर आ रहा था, भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम हमारे इतने सदियों पुराने कल्चर को बदलने जा रहे हो। तो उनको बीच में ही अपने जो प्रोग्रेस थी उसको रोकना पड़ा। और कुछ लोग ये भी मानते थे कि ये जो बदलाव करने की बात की जा रही है काफ़ी लिमिटेड है, ये तो बहुत ही बड़े लेवल पर होना चाहिए। यानी कि लोगों की सोच अलग अलग थी उस समय तक। After 1857, the British government abandoned its support for reforms due to fear of protest, which would lead to rebellion. However, by the end of the 19th century, women were slowly entering public spaces which had long been reserved for men. They were getting educated, working outside the home, and participating actively in politics. Although their numbers still remained low, they heralded a new era in the history of Indian women. अब आप सब 1857 की क्रांति के बारे में जानते होंगे, जब झांसी की रानी ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। तो उस समय क्या हुआ था? उस समय अंग्रेज़ों ने, जो कारण था उस समय की रिबिलियन का, वो ये था कि अंग्रेज़ सरकार ने एक ऐसी गोली ईजाद की थी जिसको बंदूक में डालने से पहले उसको मुंह से छीलना पड़ता था। और उस गोली के अंदर, वो जो कारतूस होता था, उसके अंदर गाय और सूअर की चर्बी मिलाई जाती थी। तो आप जानते हो कि हमारे भारत देश के अंदर हिंदू समाज जो है, हमारे हिंदू भाई जो हमारे हैं, वो गाय की पूजा करते हैं, गऊ को माता मानते हैं। वहीं हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो लोग सूअर को बिल्कुल नहीं छूना भी पसंद नहीं करते, वो उनके लिए पाप है। तो इससे हमारे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोगों की, दोनों भाइयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। इसी कारण से अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध 1857 की क्रांति शुरू हुई।
ऑल्दो इट वॉज प्लान्ड अर्ली, और ये प्लानिंग में था ही, लेकिन इसके शुरू होने का मेन कारण ये कहा जाता है दैट वाज द इमीडिएट रीज़न फॉर द 1857 रेवोल्यूशन। तो अंग्रेज सरकार 1857 की क्रांति को दबाने के बाद ये समझ चुकी थी कि भारतीय लोग जो हैं वो धार्मिक रीति रिवाजों से खिलवाड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। ऐसे में वो जो रिफॉर्मेशंस कर रहे थे ना, जो लॉज ला रहे थे सती प्रथा को रोकने के लिए, XYZ जो भी कर रहे थे, उन सब में उन्होंने हाथ डालने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब हम आपको सोशल चेंजेस लाने के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उसके लिए कोई भी लॉ पास नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डर था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे और इससे हमें नुकसान है, हमारा राज यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे में उन्होंने इससे पल्ला झाड़ लिया। लेकिन 19वीं सदी के शुरू होते होते महिलाएं जो थी वो हर जगह पर पहुंचने लगी जहां पहले वो नहीं जा पाती थी। पुरुष जहां पर थे, सीमित थे, आज वो वहां भी पहुंचने लगी। धीरे धीरे उनका एजुकेशन बढ़ने लगा, वो घरों से बाहर काम करने लगी और इवन पॉलिटिक्स में भी वो सक्रिय हो गई। ऑल्दो उनका नंबर काफ़ी कम था, लेकिन एक नए एरा, एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। नेक्स्ट टॉपिक इज सती। Sati had been a customary practice among Hindus for a very long time. Many foreign travelers, including Bernier and Tavernier, in the medieval period left behind their accounts of this practice. सती प्रथा जो है हमारे समाज में बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है, और कुछ ट्रैवलर्स के बारे में बात की गई है, बर्नियर और टावर्नियर। इन्होंने अपने लेखों के अंदर जब ये भारत आए और उन्होंने क्या क्या चीज़ें नोट की, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखी, उसके बारे में जब उन्होंने लिखा तो उसमें इन्होंने सती प्रथा के बारे में लिखा है। इट वॉज अ कॉज ऑफ बोथ condemnation and fascination among them. Women who committed sati were supposed to have achieved the status of goddess. It was believed that their sacrifice guaranteed their husbands, themselves and 7 generations of their family a place in heaven. सती प्रथा जो थी उसको एक ऐसे सेक्रीफाइस के रूप में माना जाता था, देखा जाता था कि जो महिला सेक्रीफाइस कर रही है, यानी कि जो सती हो रही है, वो महिला वो खुद ही नहीं, उसका हस्बैंड, उसकी फैमिली एक जन्म के लिए नहीं, 7 जन्मों के लिए वो स्वर्ग के भागी बन गए। यानी कि 7 जन्मों तक उनको स्वर्ग में स्थान मिलेगा। यानी कि इतना ज़्यादा पुण्य माना जाता था सती होने को, और माना जाता था जो महिला सती होती थी वो एक देवी बन जाती थी। अब एक महिला को जिंदा जलाकर आप देवी बना रहे हो। While the decision to commit sati was supposed to be voluntary, women were often drugged और फोर्स्ड बाय देयर फैमिलीज टू इमोलेट देमसेल्स। अब सती होना है कि नहीं होना है, ये डिसीजन वॉलंटरी होता था, यानी कि महिलाएं खुद डिसाइड करती थी कि मुझे होना है कि नहीं होना है। लेकिन ज़्यादातर उनको ड्रग्ड, यानी कि उनको नशीले पदार्थ खिला दिए जाते थे ताकि उनको किसी चीज़ का भय ना रहे। क्या अब जिंदा कोई आग में बैठ सकता है? ऑब्वियसली नहीं बैठ सकता, लेकिन उनको ड्रग्स दे दी जाती थी, या फिर उनके ऊपर फैमिली प्रेशर, उनकी फैमिलीज़ के द्वारा प्रेशर डाला जाता था ऐसा करने के लिए। In the colonial times, several individual officers attempted to ban the practice, but there was no formal order to this effect. Towards the end of the 18th century, there were many campaigns led by Christian missionaries to ban sati. The Hindu orthodoxy, on the other hand, claimed that the practice was sanctioned by the ancient Indian Shastras. Colonial India के अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे भी थे, अंग्रेज ऑफिसर्स, जिन्होंने इसको बैन करने की कोशिश की, लेकिन कोई फॉर्मल ऑर्डर नहीं, कोई लॉ नहीं बनाया गया इसके लिए। और क्रिश्चियन मिशनरीज़, जो क्रिश्चियन पादरी जो भारत में आते थे, पास्टर्स जो बोलते हैं, उन्होंने काफ़ी कोशिश की इसको सती प्रथा को बैन करने की, लेकिन भारतीय हिंदू समाज की जो ऑर्थोडॉक्सी, जो ये प्राचीन सोच थी, इसमें ऐसा माना जाता था कि ये जो सती का सिस्टम है ये हमारे शस्त्रों ने, शास्त्र जो हमारे हैं ना, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, मतलब हमारे शास्त्रों में लिखा गया, तो इसको हम बदलेंगे नहीं। यानी इतने ज़्यादा प्राचीन हम सोच वाले हैं कि इसको बदलना हम ठीक नहीं समझते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसमें पहला नाम लिया जाता है राजा राम मोहन रॉय का। राजा राम मोहन रॉय ओफन कॉल द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, या फिर फादर ऑफ इंडियन रेनाइंसा, या फिर ये दोनों नाम इनको दिए गए हैं। ये एक ब्राह्मण फैमिली में बंगाल में पैदा हुए थे, और इन्होंने आइडल वर्शिप और कास्ट के विरुद्ध काम किया, यानी कि आइडल, मूर्ति पूजा को इन्होंने गलत माना। ऑल्दो ही वाज बॉर्न इन अ ब्राह्मण हिंदू फैमिली, लेकिन उन्होंने मूर्ति पूजा को गलत बताया कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, और तो कास्ट ऑपरेशन की, कास्ट सिस्टम जो होता है उसका भी इन्होंने विरोध किया। ही ऑल्सो एडवोकेटेड एजुकेशन एज द व्हीकल ऑफ सोशल रिफॉर्म। इन्होंने एजुकेशन को एक ऐसा माध्यम माना जिससे
हम सोशल रिफॉर्मेशन कर सकते हैं। राजा राम मोहन राय केम आउट फेसली अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। ही यूज हिज जर्नल संबड़ कौमुदी, संबद कौमुदी, इनके द्वारा एक जर्नल, एक किताब निकाली जाती थी हम कह सकते हैं, उसके अंदर इन्होंने काफ़ी सारे लेख लिखे जिससे सती प्रथा को ये बैन करने की कोशिश करने लगे। ही वॉज vehemently opposed by the orthodoxy but he found support from a growing number of people। इनको ऑर्थोडॉक्स लोग जो थे ना, यानी कि जो पुरानी सोच वाले लोग, उन्होंने इनका विरोध किया, इनकी सोच का, लेकिन इनको काफ़ी लोगों की सपोर्ट मिली क्योंकि एजुकेशन के कारण लोग काफ़ी समझ चुके थे वेस्टर्न कल्चर को भी। ही पॉइंटेड आउट दैट वुमेन वर फोर्स्ड टू कमिट सती सो दैट they would not have a share in the property and inheritance of their husbands। He stated that women were bound down with ropes and pressed with green bamboos until consumed by the flames। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सती करने के लिए, सती होने के लिए फोर्स किया जाता है ताकि उनकी फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर उनको शेयर ना मिल सके, हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी उसमें उनको शेयर ना मिल सके और वो सती हो जाए, और उनका जो पुश्तैनी जो प्रॉपर्टी आ रही है, पुश्तों से चली आ रही है, वो सब चीज़ें महिला के हाथ में ना रहे, फैमिली को मिल जाए, इसीलिए उनको सती किया जाता है। और इवन उन्होंने ये भी बताया कि महिलाओं को रस्सियों से बांध दिया जाता था बैम्बूज के साथ, तब तक जब तक वो जलकर खाक ना हो जाए, यानी कि अगर वो वॉलंटरी कर रही हैं तो फिर बांधा क्यों जा रहा है। In 1828, Lord William Bentinck was appointed the Governor General with instructions to take a definite decision on the matter। He declared सती illegal in 1829। 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत आए गवर्नर जनरल बनकर, और उनको ये डिसीजन लेने के लिए कहा गया था, और उन्होंने 1829 में सती को टोटली इलीगल घोषित कर दिया। द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन पिटिशन द गवर्नमेंट इन इंग्लैंड अगेंस्ट दिस ऑर्डर। इन रिस्पॉन्स राजा राम मोहन रॉय प्रेजेंटेड काउंटर पिटिशन। अब हमारे जो प्राचीन सोच वाले लोग थे, ऑर्थोडॉक्स सोच वाले, उन्होंने इसके विरुद्ध में एक एप्लीकेशन दी इंग्लैंड में कि भी इसको आप बैन मत करो, ये तो हमारा निजी मामला है। इसके विरोध में राजा राम मोहन रॉय ने भी एक पिटिशन दे दी, एक अर्जी दाखिल कर दी। ही कोटेड फ्रॉम द एंशिएंट ट्रैक्ट्स ऑफ मनु शोइंग दैट द हिंदू रिलीजन परमिटेड वुमेन टू लिव एज विडो एंड डिड नॉट सैंक्शन सती। उन्होंने मनु नामक हमारे कोई संत थे, सेंट थे, उनके द्वारा हमारी हिस्ट्री में लिखी गई कुछ बातें प्रेजेंट की राजा राम मोहन राय ने, और उन्होंने कहा कि महिलाओं को हमारे देश के अंदर विडो के तौर पे रहने की आज़ादी दी गई थी और उनको सती होना ज़रूरी नहीं था। द गवर्नमेंट डिसमिस द पिटिशन ऑफ द ऑर्थोडॉक्स थिंकर्स। और अंग्रेज सरकार ने इसी पिटिशन के कारण ऑर्थोडॉक्स थिंकर्स ने जो पिटिशन डाली थी उसको खारिज कर दिया, और इस प्रकार से भारत में से सती प्रथा को हटा दिया गया।